In the previous lecture, I was telling you about the cancer. कैंसर की बीमारी के बारे में पढ़ा रहा था आपको। एंड कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ऐसे मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी जो होता है वो कैंसर की बीमारी से संबंधित सारे जो भी मैनेजमेंट प्रोसेस होते हैं वहीं पर होते हैं। तो मैंने बताया कि कैंसर का ट्यूमर जो होता है वो कैसे अलग होता है नॉन कैंसरस ट्यूमर से, और कैंसर को कहा जाता है कि ये एक अनकंट्रोल्ड रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स के बना हुआ एक ऐसा मास लंप या ट्यूमर होता है जिसकी अपनी कोई निश्चित बाउंड्री नहीं होती है, और इस वजह से जो कैंसरस ट्यूमर के सेल्स हैं वो आसपास के टिश्यूज में भी इन्वेड करती हैं, इन्फिल्ट्रेट करती हैं, और फिर उनमें फैलने की टेंडेंसी होती है। और सबसे मुश्किल और सबसे भयावह स्थिति वो होती है, दैट इज़ द मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट और कैंसरस ट्यूमर, कि जहाँ पर प्राइमरी कैंसर बना हुआ है वहाँ से बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी ये फैलने लगता है, जिसको कहते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस इज़ द मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो लिम्फेटिक और ब्लड वेसल्स के जरिए जो है सर्कुलेशन के जरिए दूसरे सेकेंडरी प्लेसेस पे भी जाके सेकेंडरी ट्यूमर बनाने लगता है। और ये सब जब हो रहा होता है तो कोई सिम्टम नहीं आता, यानी सिम्टम लेस होता है। तो अब बताएं कि कितने तरह के कैंसर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर तो बहुत हैं, जिनमें से कि कुछ जो है हम आपको बता देंगे। जैसे कि कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर। ये मोस्ट कॉमन कैंसर होता है और ऑलमोस्ट 85% ऑफ द टोटल कैंसर कार्सिनोमा ही होता है। तो कार्सिनोमा जो होता है इट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू ओरिजिन। एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन का ये कैंसर होता है कार्सिनोमा। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वीमेन थ्रू आउट वर्ल्ड। पूरी दुनिया में महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होता है। और यूट्रस में यूटेराइन या सर्विक्स का कैंसर जो होता है, यूट्रस का एक नीचे का हिस्सा, ये मोस्ट कॉमन कैंसर इन वीमेन इन इंडिया, यानी भारतीय महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर ये सर्विक्स का कैंसर है, जिसको कि सर्वाइकल कार्सिनोमा कहते हैं। इसके अलावा अब मेल में जो होता है, इंडियन मेल में मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ओरल कैंसर। तो ओरल एंड डेंटल सर्जन जो होते हैं, ओरल पैथोलॉजी के स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हीं में से कुछ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इन लोगों का ये डिपार्टमेंट होता है, वो इसको डायग्नोस करके मैनेज करते हैं। और जैसे डेंटल एक्सट्रैक्शन है, एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही जिम्मेदारी भरा सर्जिकल वर्क होता है। वो एक बहुत जिम्मेदारी काम है और बहुत समझदारी से वो सर्जरी करनी चाहिए, नहीं तो कई बार अंडरलाइन अगर कोई प्री मैलिग्नेंट लीजन रहा और उस समय एक्सट्रैक्शन करके छेड़छाड़ कर दिया है तो वो कैंसर में कन्वर्ट होकर फैलने का रिस्क रहता है। ओरल कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, तो ये सब एपिथेलियल कैंसर कार्सिनोमा में ही आते हैं। या थायराइड का कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया, या यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो गया, स्किन कैंसर्स हो गए। तो ये सब कैंसर जो है ना सब कार्सिनोमा होते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंसर। फिर दूसरे कुछ कैंसर होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज ओरिजिन के कैंसर होते हैं, मेजोडर्मल ओरिजिन के, तो उन्हें सार्कोमा कहते हैं। सार्कोमा क्या है? दीज आर द जो मेजोडर्मल टिश्यूज, जैसे एग्जाम्पल क्या, कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन के ये कैंसर होते हैं सार्कोमा। जैसे लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन, लिम्फ नोड्स के कैंसर जो होते हैं, लिम्फोमा। लिम्फोमा जैसे कि एग्जाम्पल है हॉजकिंस लिम्फोमा, ये एक कैंसर होता है। माइलोमा जो है माइलाइट टिश्यू यानी बोन मैरो का कैंसर है, ये सार्कोमा हो गया। और एडिपोज टिश्यू का कैंसर होता है लाइपोमा, लाइपोमा फॉर लिपिड। तो लिपिड कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में। बोन का ट्यूमर होता है ऑस्टियोमा।
कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो शुरू में तो बेनाइग्न होते हैं लेकिन बाद में वो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ब्लड कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया मतलब क्या? ल्यूकोसाइट का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा ल्यूकोसाइट का काउंट बढ़ जाता है कि ल्यूकोसाइट WBC जो होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स हैं, ये फैगोसाइटोसिस करके अपनी ही RBCs को निकल के खाने लगती हैं फैगोसाइटोसिस करके। तो RBC काउंट बहुत कम हो जाता है, सीवियर एनीमिया से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो एक क्रोमोसोम पे मौजूद एक जीन होता है जिसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इसके जीन्स जो होते हैं, दोज आर एसोसिएटेड विथ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, एसोसिएटेड विथ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया में किसी पेशेंट में सबसे पहले इसका पता चला था, तो उसी के नाम से फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कह दिया गया। कैंसर की स्टडी ऑन्कोलॉजी है। अगर कह दिया जाए कार्सिनोलॉजी, तो कार्सिनोलॉजी जो है स्टडी ऑफ क्रस्टेशियंस होता है। क्रस्टेशियन जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं। कार्सिनोलॉजी इज नॉट द स्टडी ऑफ कार्सिनोमा कैंसर, but it is the study of crustaceans। और क्रस्टेशियंस क्या होते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा के एक क्लास होते हैं, क्लास क्रस्टेशिया। अब देखिए कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं। तो कोई मैंने बताया स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। सिम्टम्स आर अब्सेंट इनिशियली, शुरुआती तौर पे कोई सिम्टम नहीं होते, इसीलिए ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। एंड देयर आर नो स्पेसिफिक सिम्टम्स, लेकिन फिर भी कोई अनयूजुअल ब्लड लॉस होते हैं, जैसे कि स्टूल में बार बार ब्लड आता रहा, यूरिन में ब्लड आता रहा, किसी को खून की उल्टी हो जाए, लेकिन ये सब भी कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कैंसर के कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होते हैं, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। अगर कोई स्पेसिफिक सिम्टम होते, शुरुआत में आ जाते, तो फिर कैंसर से मौत क्यों होती किसी पेशेंट की? तो ये साइलेंट किलर होता है, यही प्रॉब्लम है इसकी। इट इज ए साइलेंट किलर इनिशियली। अब आई बात, कहीं किसी को कोई कंप्लेन, कोई सिम्टम आया और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास पहुँचे, सर्जन के पास है, स्पेशलिस्ट जो ऑन्कोलॉजिस्ट उनके पास पहुँचे, तो अगर उन्हें लगता है कि इनको कैंसरस ट्यूमर हो सकता है, तो कैसे जो है वो डायग्नोस करेंगे? और फिर उससे पहले एक बात और बताएं कि कैंसर होने के कॉजेज़ क्या होते हैं। कॉजेज ऑफ कैंसर्स जो हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजन जो होते हैं, ये फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स सब हो सकते हैं। अब फिजिकल एजेंट्स क्या हो गए? बहुत ही इंटेंस रेडिएशंस। अब इंटेंस रेडिएशंस क्या हो गए? जैसा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गई। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं तो ये DNA डैमेज करते हैं। एंड एक्सरेज जो हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये DNA में अल्टरेशन करते हैं या DNA डैमेज कर सकते हैं, और इससे कैंसर कॉजिंग जीन जो है ना एक्टिवेट हो सकते हैं। या बहुत ही हाई इंटेंस हीट लगातार पड़ती रही, या कोई और कॉन्टिन्यूस इरिटेटिंग एजेंट है। इस तरह से क्या हो गए? फिजिकल एजेंट्स हो गए। इंटेंस रेडिएशन, इंटेंस हीट। इंटेंस हीट से होने वाले कैंसर में कांगरी कैंसर कश्मीर में पहले महिलाओं को हुआ करता था,
और स्क्रोटम को होने वाला कैंसर। कांगड़ी अंगीठी होती एक तरह की, तो उसके पास महिलाएं बैठ करके एक चूल्हा जला करके खाना बनाती थी, वो डायरेक्ट उसकी हीट एब्डोमेन पड़ती थी। तो पूरी ज़िंदगी ये इंटेंस रेडिएशन हीट पड़ती रही कांगड़ी यानी अंगीठी की, तो उससे एब्डोमिनल कैंसर कुछ महिलाओं में देखा गया बुढ़ापे में। और चिमनी में जो जली हुई राख बटोरते थे, समेटते थे जो मजदूर, तो वो स्क्रोटम पे हीट पूरी ज़िंदगी उन्हें पड़ी, उनका ऐसा ऑक्यूपेशन था, उससे स्क्रोटम कैंसर कुछ में देखा गया। तो ये इंटेंस हीट से होने वाले कैंसर के एग्जाम्पल बताए, कांगड़ी कैंसर इन कश्मीर एंड स्क्रोटम कैंसर इन चिमनी स्वीपर्स। लेकिन ये बहुत पुरानी बातें हैं, अब ये नहीं होते, हिस्ट्री में है ये कांगड़ी कैंसर और स्क्रोटम कैंसर। ऐसे केमिकल एजेंट्स होते हैं। अब केमिकल एजेंट्स जो कैंसर कॉज करते हैं ये क्या हो गए, जैसे एग्जाम्पल हो गया सूट, कोलतार, इनमें केमिकल होते हैं। सिगरेट जल रहा है उसमें थोड़ा बहुत सूट होता है। कोलतार, सड़क बनाने वाला जो है वो एक मटेरियल जलाया जाता है काला काला ड्राम, और उससे काला काला धुआं जो निकलता है उसमें कोलतार होता है। कोई टायर जलाने लगे प्लास्टिक, उसमें कुछ कोलतार निकल सकता है। तो इनके केमिकल्स खतरनाक होते हैं, ये इनहेल हो लंग कैंसर करा सकते हैं। या टोबैको में बेंजोपायरिन होता है, बेंजोपायरिन इन टोबैको। तो टोबैको चबाने के जो तरीके हैं, कोई उसको रगड़ के चूना के साथ खाता है, कोई स्नफिंग करता है। तो तंबाकू चिबिंग से ओरल कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। सिगरेट स्मोकिंग जो बहुत लंबे समय तक करते हैं, दिन भर में 2 पैकेट 20-25 सिगरेट पी जा रहे हैं 25 साल से, तो एन नाइट्रोसोडाइमेथाइलामीन उसमें केमिकल होता है, और उससे जो है ना लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। विनाइल क्लोराइड, उससे लीवर कैंसर हो सकता है। कैडमियम ऑक्साइड है, उससे प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। लेकिन इतनी डिटेल की ज़रूरत आपको नहीं है, बस फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स, कई तरह की चीज़ें होती हैं जो जिम्मेदार होती हैं कैंसर के लिए। अब देखिए कि बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या है। बायोलॉजिकल एजेंट्स ही सबसे मुख्य वजह है कैंसर होने की, जीन। जैसे सम ऑन्कोजेनिक वायरसेस, कुछ वायरसेस होते हैं जिनके इन्फेक्शन से कैंसर हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। लेकिन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर की वजह क्या है, जीन है, जो कि हर आदमी की हर सेल में प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सी ऑन्क या प्रोटो ऑन्कोजीन। तो ये जीन क्या है, ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। आदमी के सेल के अंदर जो है ना, अगर जीन मौजूद है, हर किसी के अंदर जीन मौजूद है, प्रिमिटिव, प्रोटो यानी इनएक्टिव फॉर्म में, और अगर ये एक्टिव ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाए तो कैंसर हो जाएगा, भले कोई बाकी फिजिकल केमिकल एजेंट हो या ना हो। और ये जीन अगर दबा रहा, कोई लाख नशा करे तब भी उसको कैंसर नहीं होता। यही प्रॉब्लम है कि अगर ये निश्चित होता कि नशा करने से कैंसर हो जाएगा तो नशा कोई करता ही नहीं है। एक्चुअली बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई नशा नहीं किया, ना सिगरेट पिया है, ना शराब पिया है, ना और किसी तरह का नशा किया, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर हो जाता है। और जिसने पूरी ज़िंदगी नशा किया होता है उसको फिर भी नहीं होता कुछ। इसीलिए नशे की लत जो है ना समाज से नहीं जाती है, क्योंकि ये सच है कि नशे या ये नुकसानदायक चीज़ें हैं, इनसे संभावना बढ़ जाती बीमारी होने की। बीमारी हो ही जाएगी ये पक्का नहीं है, या नशा ना करने से बीमारी नहीं होगी ये भी पक्का नहीं। इसीलिए लोग इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए नशे को छोड़ते नहीं हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर फिजिकल और केमिकल इंडक्शन मिल जाए इसको, जीन को, तो इससे जो है ना ये एक्टिव ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। और एक्टिव ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है तो इससे क्या होता है, कैंसर शुरू हो जाता है, क्योंकि जो जीन है अब सेल डिवीज़न को रेगुलेट नहीं कर पाता है। कि जो सेल का अपना एक रेगुलेशन है डिवीज़न करने का, प्रोग्राम, सेल डेथ प्लान है, डिफरेंशिएशन, वो सब फेल हो जाता है और सेल लगातार डिवाइड ही करती जाती है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जीन होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोसोन्स या जंपिंग जीन। ट्रांसपोसोन्स या जंपिंग जीन होता है जो इन प्रोटो ऑन्कोजीन को एक्टिव ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देता है। तो अब कहा जाए कि भाई कैंसर होने की वजह क्या है, तो आप सीधे एक बात में जवाब दे सकते हो, क्या जीन वजह है, जेनेटिक वजह है। कैंसर सिगरेट पीने से हो जाएगा, शराब पीने से हो जाएगा, गांजा, भांग या और कोई नशा करने से हो जाएगा, ये पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन कैंसर कुछ विशेष जीन की वजह से होता है, ये पूरी तरह से सही है। अब जिन लोगों में ये जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होती कि इन्हें कैंसर होने की संभावना है, तो जीन कहाँ से आता है? जीन आता है माता पिता से संतान में। अगर किसी के घर में कोई ऐसी हिस्ट्री मिलती है कि भाई उसके पिता की डेथ लंग कैंसर से हुई थी, तो अब उसके अंदर क्या हुआ, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है, फादर से बच्चे में जीन आते हैं, तो उसको क्या है, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए कि आपके अंदर रिस्क ज़्यादा है। तो बायोटेक्नोलॉजी में एक चीज़ पढ़ाई जाती है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की टेक्निक। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से कैंसर ससेप्टिबल जीन का पता लगाया जा सकता है, किन में, जिनकी फैमिली में किसी विशेष तरह के कैंसर पहले रहे हों, ऐसी हिस्ट्री मिल रही हो। तो अब डायग्नोसिस कैसे की जाएगी, कैंसर की जांच कैसे की जाती है? डायग्नोसिस करने के लिए कई तरह के टेस्ट हैं, जैसे एक्सरे करना। चेस्ट की बात है तो अगर किसी को लगातार खांसी आती रहती है और खांसी के साथ ब्लड भी आ गया है और दिक्कत है, चलिए भाई एक्सरे चेस्ट का दे करके लंग्स में कोई ट्यूमर तो नहीं ये जांचा जाए। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कोई बात है तो एंडोस्कोपी करके ट्यूमर को देखने की कोशिश करेंगे। और इंटरनल ऑर्गन है कोई, सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी से स्कैनिंग करना, इसमें भी क्या है, एक्सरेज यूज की जाती हैं। तो इसमें थोड़ा सा जनरल एक्सरे से हायर इंटेंस एक्सरेज आर यूज। सीटी स्कैन में एक्सरेज का इस्तेमाल होता है। एक्सरेज आर यूज्ड to detect the three-dimensional image of internal organs। लेकिन ये एक्सरेज जो होती हैं नुकसानदायक होती हैं, इसलिए बहुत ही हाई इंटेंस एक्सरेज बार बार कराना किसी में ये नुकसानदायक हो सकता है। तो फिर एक सेफ डिटेक्शन टेक्निक होती है एमआरआई कराना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो नोट करके लिख दें कि एक्सरेज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेज आर द आयनाइजिंग रेडिएशन। दीज आर द आयनाइजिंग, दैट्स व्हाई हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं। अभी पिछले महीनों बार बार जो है कई पेशेंट्स जाते थे HRCT कराने, जो कोरोना पॉजिटिव थे। HRCT चेस्ट का कराने, HRCT मीन्स हाई रेजुलेशन CT स्कैन, लंग्स को देखने के लिए कि कोरोना वायरस ने उनका लंग्स का कितना नुकसान किया हुआ है। तो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया बोलते थे कि आप ऐसा ना करिए, बार बार CT स्कैन कराना ये नुकसानदायक हो सकता है, उसको कम से कम करके भी इलाज किया जा सकता है। इसीलिए क्योंकि एक्सरेज जो होती हैं ये हाई इंटेंसिटी के हो तो बॉडी को नुकसान भी करती हैं। फिर अगला तरीका क्या है, MRI करना। MRI सेफ होता है। ये है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
इसमें इमेज जो होती है बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स के निकाले जाते हैं कैसे, मैग्नेटिक फील्ड पे। बॉडी के अंदर वाटर ही वाटर तो है हर जगह, सॉफ्ट टिश्यूज में ज़्यादा, हर सेल में साइटोप्लाज्म में वाटर है। तो बॉडी में जो वाटर है उसका एक मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कौन सा मॉलिक्यूल है पैरामैग्नेटिक होता है, कौन फेरोमैग्नेटिक होता है, इस तरह की चीज़ें। तो बॉडी वाटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जो है ना मशीन के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ इंटरेक्ट कराया जाता है। तो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो कुछ सॉफ्ट टिश्यूज के इमेज के रूप में आ जाते हैं। इसमें क्या है कि बॉडीज वाटर मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिक फील्ड is interacted with the external magnetic field by MRI machine। किस लिए? टू क्रिएट, टू डिटेक्ट एनी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस इन बॉडी टिश्यूज, इंटरनल बॉडी टिश्यूज। तो ये भी क्या है, इसमें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं, इसलिए एमआरआई जो है ये हार्मलेस होता है, इसके नुकसान नहीं होते हैं और ये मोर रिलायबल होता है, इससे ज़्यादा क्लियर पिक्चर होती है और ज़्यादा विश्वसनीय होता है, थोड़ा महंगा होता है। एंड इट इज़ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, दैट्स वाई इट इज़ हार्मलेस। अब एक्सरे करके, एंडोस्कोपी करके, सीटी स्कैन, एमआरआई या एब्डोमिनल ऑर्गन में है तो यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको कि अल्ट्रासाउंड कहते हैं। एक्चुअली अल्ट्रासाउंड वेव्स उसमें यूज की जाती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, यूएसजी। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स से जो है ना एब्डोमिनल सॉफ्ट ऑर्गन्स के उसमें इमेज दे करके कोई लीजन्स का पता या ट्यूमर का पता लगाया जा सकता है। और इन सब तरीक़ों से जहाँ भी लगे कि हाँ कोई लंप, मास या ट्यूमर दिख रहा है, तो फिर अब ये हमें देखना है कि ये जो ट्यूमर दिख रहा है, मास दिख रहा है, ये कैंसर वाला है या बिना कैंसर वाला है। बेनाइग्न भी हो सकता है और भगवान करे कि किसी को हो तो बेनाइग्न ट्यूमर ही हो, मैलिग्नेंट ना हो। तो फिर अब जब अगर दिख गया इन तरीक़ों से, फिर क्या करेंगे, उस ट्यूमर का थोड़ा सा जो है ना हिस्सा बाहर निकालना होगा। तो आगे उसको क्या कहेंगे, बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है, ट्यूमर की कुछ सेल्स को बाहर निकालना। इट इज द रिमूवल ऑफ सम टिश्यू और सेल्स फ्रॉम द ट्यूमर और द लीजन। लीजन का मतलब कि जहाँ पर बीमारी के स्पॉट हैं, जैसे सर्जिकली कि हल्का सा कट करके वो सेल्स बाहर निकाल दें। अब उन सेल्स की जांच करेंगे कि उनमें कैंसरस फीचर हैं कि नहीं हैं। तो अब सेल्स की जांच करना, उसको क्या बोलेंगे, अच्छा बायोप्सी की तरह एक और भी टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं FNAC। FNAC है फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या है कि फाइन नीडल यानी सुई ट्यूमर तक अगर पहुंच सकता, ले जा करके पिचकारी तरह ऐसे एस्पायर करके बाहर खींच लेंगे, और जो एस्पायरेशन करने से लिक्विड आएगा उसमें कुछ सेल्स मिल जाएंगे। तो बायोप्सी या FNAC का पर्पस क्या होता है कि लीजन या ट्यूमर की कुछ सेल्स मिल जाएं तो उन सेल्स की जांच की जा सके। तो अब आगे क्या कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टो या साइटोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन
इसका मतलब हिस्टो का मतलब क्या है, टिश्यू, साइटो का मतलब सेल, कि टिश्यू के सेल्स में पैथोलॉजिकल यानी बीमारी के क्या चेंजेस आ गए हैं ये एग्जामिन करना, और उसमें सेल को माइक्रोस्कोप से देखने पे पता चल जाएगा कि इस सेल में कैंसर वाले चेंजेस हैं कि नहीं हैं। तो कैंसरस चेंजर अगर होंगे तो उसमें लाइसोसोम्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, और न्यूक्लियस पूरा इरेगुलर हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है ना क्रोमैटिन, फाइबर्स, ये सब बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। तो कई सेल फीचर्स होते हैं, वो तुम्हें नहीं पढ़ना है, वो फिर डॉक्टर लोगों की बात हो जाती है। लेकिन सेल में अगर मैलिग्नेंट फीचर देखेंगे तो उससे कन्फर्मिटी हो जाती है कि भाई ये सेल्स मैलिग्नेंट हैं, या सेल नॉर्मल दिखाई पड़ रही हैं तो लगेगा कि वो ट्यूमर या लेजन कोई जो है ना कुछ ऐसे ही है, वो कैंसर नहीं है। और फिर भगवान न करे कि मैं उसमें कुछ मैलिग्नेंट फीचर्स नज़र आते हैं सेल्स में, तो फिर ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट क्या करेंगे। अगर कैंसर का डिटेक्शन, डायग्नोसिस उसके फैलने से यानी मेटास्टेसिस से पहले ही हो जाए तब कैंसर का इलाज है। लेकिन प्रॉब्लम ये पता लगेगा कैसे, क्योंकि जब तक वो फैलता नहीं तब तक दर्द नहीं करता, किसी को ये दिक्कत नहीं आती है। इसलिए कौन जांच कराने जाएगा भाई बॉडी के एक एक हिस्से की, कैसे जांच होगी, कोई तरीका ही नहीं है। बॉडी में इतने ऑर्गन हैं, इतने पार्ट्स हैं, कोई कैसे जांच कराता रहेगा। जब कोई तकलीफ़ होती है तभी तो आदमी जांच कराता है। और अक्सर जब सिम्टम आते हैं तब जांच कराते हैं तो क्या होता है कि लगता है कि इसकी सेल्स जो है ना इसकी जगह से और बाहर भी फैल चुकी हैं, और इसीलिए फिर जो है ना बात हाथ से निकल चुकी होती है। तो मैनेजमेंट में क्या, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर, अगर जो है ना मेटास्टेसिस यानी फैला नहीं है, सिर्फ अभी एक ही जगह पे है, और जिस जगह पे इसको पूरा काट के निकाल दिया जाए और एक भी सेल ना बचे तो कैंसर ख़त्म हो गया, हमेशा के लिए ठीक हो गया। बस फैलने से पहले पता लग जाना चाहिए। अब पता कैसे लग सकता है भाई, जो एक्सपोज्ड पार्ट हैं बॉडी के, जैसे मुंह है, आदमी लगातार अपना ओरल एग्जामिनेशन करता रहे, साल भर में कम से कम एक बार तो डेंटिस्ट के पास जाकर के ओरल एग्जामिनेशन कराते रहें। खासकर जो तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, पान खाने की कल्चर इधर तो नहीं, पूर्वांचल में बहुत है, पान, सुपारी, कत्था, तंबाकू, तो वहाँ स्वागत करने दिया जाता है। तो साल भर में एक बार डेंटिस्ट से अपनी जांच कराते रहें ओरल एग्जामिनेशन, कि अगर कोई लीजन है शुरुआत में पता चल जाएगा तो इसका तो इलाज हो जाएगा। ब्रेस्ट का ट्यूमर होता है तो ब्रेस्ट कैंसर अक्सर ओल्ड एज में होता है, लेकिन उसकी गांठ जो होती है ना यंग एज से ही शुरू हो जाती है। तो ब्रेस्ट के अंदर कोई नोड्यूल है, कोई गांठ बन रही है शुरू में, वो कैंसरस नहीं होती है। तो अगर उसका रेगुलर एग्जामिनेशन खुद ब खुद करते रहें, और अगर कहीं कोई गांठ महसूस होती है यंग एज पे ही, तो तुरंत उसको डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट करा लें, तो वो फिर बाद में कैंसर में कन्वर्ट होने से पहले ठीक हो जाएगा। लेकिन हर ट्यूमर तो ऐसा नहीं होता ना अप्रोचेबल पार्ट में कि ओरल कैविटी में ही है या ब्रेस्ट में है तो आदमी जान जाएगा। जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में है वो तो नहीं पता चल पाते हैं। तो सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाए मेटास्टेसिस होने से पहले ही। जैसे हमारे किसी फ्रेंड को थायराइड का कैंसर जो है हुआ, और गले में सूजन से उसको महसूस हुई, और पूरी थायराइड ही काट के निकलवा दिया, और फैला नहीं था। थायराइड का ट्यूमर नहीं निकाला, पूरा थायराइड ग्लैंड ही निकाल के फेंक दिया, ना रहा बांस ना बजे बांसुरी, और पूरी ज़िंदगी के लिए वो ठीक है। लेकिन थायराइड ग्लैंड नहीं रही तो थायरॉक्सिन हार्मोन का टैबलेट उसको डेली लेना पड़ता है पूरी ज़िंदगी। लेकिन ही इज़ क्वाइट नॉर्मल, जैसा कि आम इंसान होता है वैसे उसकी ज़िंदगी है, बहुत इंटेलिजेंट है। फिर कोई भी सेल बची नहीं रह जाए कि जहाँ से ट्यूमर को निकाला गया एक भी सेल ना रहे, इसलिए क्या किया जाएगा, रेडियोथेरेपी, जिसको कहते हैं सेकाई करना। तो द मैलिग्नेंट सेल्स, द मैलिग्नेंट रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स आर किल्ड बाई हैवी रेडिएशंस। रेडिएशन से जो है ना इन सेल्स को मारने की कोशिश किया जाता है कि सब झुलस जाएं,
कोई बची न रह जाए। लेकिन फिर नई सेल्स आ जाती हैं, फिर रेडिएशन करना पड़ता है। और कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल मेडिसिन जो होती है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं। तो केमिकल्स की मदद से भी क्या होता है, जो ये रेडिएशन या केमिकल्स ज़्यादातर मैलिग्नेंट सेल को टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो रैपिडली डिवाइडिंग होती है, तो वो पकड़ में आ जाती हैं जल्दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये रेडिएशन या केमिकल्स जो है ना, ये नॉर्मल सेल्स को भी मारने लगती हैं। तो नॉर्मल सेल्स देखो कैसे मरने लगी कि एक तो जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं, द नॉर्मल सेल्स आर किल्ड बाय स्टार्विंग, स्टार्विंग यानी भूखमरी। कैसे, बाय मैलिग्नेंट सेल्स। मैलिग्नेंट सेल जो है ना कंपीट करती हैं, कंपीटिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स, जो सेल के लिए पोषण है। मैलिग्नेंट सेल फैल कर करके जो भी न्यूट्रिशन है उसको खींच लेती हैं, और नॉर्मल सेल्स को न्यूट्रिशन कम मिलता है तो वो भूखमरी से मरने लगती हैं। एक तो मैलिग्नेंट सेल ही नॉर्मल बॉडी सेल को मार रही है, इसलिए बॉडी का नुकसान होगा, आदमी बिल्कुल जो है ना मरियल दुबला पतला होता जाएगा। प्लस नॉर्मल सेल्स आर ऑल्सो किल्ड बाई, किससे, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी से भी कुछ न कुछ नॉर्मल सेल्स भी मरती हैं। तो नॉर्मल सेल के दो दुश्मन, एक तो मैलिग्नेंट सेल, और मैलिग्नेंट सेल के जो दुश्मन रेडिएशन और केमिकल्स। तो इस तरह से बॉडी का लॉस बहुत होता है। अब ये जो कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे कि बॉडी का वेस्टेज तो हो ही रहा है, प्लस बाल झड़ने लगते हैं, हेयर लॉस, आरबीसी मरने लगती हैं, तो एनीमिया होगी, बॉडी वेस्टेज एट्सेट्रा। इम्यूनोथेरेपी यानी कुछ इम्यूनोपोटेंशिएटर्स जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर हैं, एक तरह के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स लाइक अल्फा इंटरफेरॉन्स, ये भी यूज़ किए जाते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स लाइक अल्फा इंटरफेरॉन्स आर यूज्ड। तो कैंसर का प्रिवेंशन क्या है भाई, प्रिवेंशन एक तरह से कुछ नहीं है कि किसको कब क्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं। प्रिवेंशन ये है कि नशा नहीं करना चाहिए, खासकर तंबाकू से रिलेटेड जो नशा है, तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, ये बहुत नुकसान है किसी भी रूप में। शराब से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक कौन है, तंबाकू है। और दूसरा क्या कि कैंसर होने से पहले ही ससेप्टेबिलिटी की जांच हो सकती है। कैंसर ससेप्टेबल persons gene can be identified by मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यानी बायोटेक्नोलॉजी में, जिन्हें क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोब्स बोलते हैं। इनके इस्तेमाल से, प्रोब्स यानी डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स।
एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में है ये। जो कैंसर के लिए ससेप्टेबल पर्सन है, जिनको कि फैमिली हिस्ट्री है। इस तरह से ये कैंसर का भी एक टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर आगे पढ़ना है इम्यूनोलॉजी। Immunology is the study of immune system. Immune system, immunology, इम्यूनिटी से रिलेटेड सिस्टम का जो बॉडी में पूरा अरेंजमेंट है, इसकी स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और इम्यूनोलॉजी के फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी ये हैं एडवर्ड जेनर, जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के, और इन्होंने वैक्सीन टर्म दिया था और सबसे पहले फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर किया था अगेंस्ट वॉट, स्मॉल पॉक्स, चेचक के टीके का आविष्कार इन्होंने किया था। तो इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनिटी क्या है, ये समझने की बात है कि द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज ऑलवेज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, एंड यू नो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पैथोजेंस विल बी पैरासाइट्स. Some non-parasitic agents can also be the pathogens. Any agent which can cause the disease, that is pathogen. तो इनमें कोई लिविंग पैरासाइट हो सकता है, इन्फेक्शियस कोई नॉन लिविंग टॉक्सिन भी हो सकता है। तो वो जो बीमारी कॉज करने वाले एजेंट्स हैं वो लगातार हमारी बॉडी में जाते रहते हैं एनवायरनमेंट से, कभी न कभी 24 घंटे में। अब वो बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, माइक्रोब्स, स्पोर्स, या नॉन बायोलॉजिकल उड़ते हुए टॉक्सिन्स हो सकते हैं, सांसों के जरिए, खाने पीने के जरिए, आँखों में, कान में। लेकिन हम हमेशा बीमार तो नहीं होते ना, बीमार कभी कभी होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ताकत है जो इन सारी बीमारी कॉज करने वाले चीज़ों से लड़ती है। उसी ताकत को, उसी रेजिस्टेंस पावर को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इम्यूनिटी की डिफिनेशन क्या हो गई? इम्यूनिटी इज सर्टेन द बॉडी रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट द ऑल टाइप ऑफ पैथोजेंस एंड कैंसर। कैंसर के खिलाफ भी इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी इज बॉडी रेजिस्टेंस और फाइटिंग कैपेसिटी, लड़ने की क्षमता, अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस मीन डिसीज कॉजिंग एजेंट्स। ये माइक्रोबियल पैरासाइट्स हो सकते हैं, देयर टॉक्सिन्स हो सकते हैं, और कैंसर भी हो सकता है। इन सबसे लड़ने की क्षमता होती है बॉडी में, उसी को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। और पूरे इम्यून सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए कि बॉडी में इम्यूनिटी दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। वन इज द इन्नेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
innate and acquired immunity are the two types of immunity. तो इम्यूनेट इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? ये इनबॉर्न या जन्मजात इम्यूनिटी होती है। बच्चे का जन्म होता तो अपने साथ इम्यूनिटी ले करके आता है, और ये जन्मजात इम्यूनिटी क्यों मिलती है? क्योंकि हेरिडिटी, आनुवंशिकता से फादर और मदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बच्चे की भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की टेंडेंसी होती है। इट इज़ बाय जेनेटिक और हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी। ये इन्नेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है। तो ये जनरली हर तरह के डिसीज से, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जनरलाइज होती है। स्पेसिफिक किसी एक बीमारी की अगेंस्ट नहीं होती है। इट इज जनरलाइज्ड, दैट मीन्स नॉन स्पेसिफिक, कि हर तरह के पैथोजन से लड़ने की कोशिश करेगी बॉडी में। तो क्या होता है ना, बॉडी का इम्यून सिस्टम ऐसे है जो चारों तरफ से ये सुरक्षा के घेरों से, यानी बाउंड्रीज से घिरा हुआ होता है। जो पैथोजन अटैक करता है तो पहली बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री, तीसरी बाउंड्री सबको तोड़ता जाएगा, तब कहीं इम्यूनिटी पर अटैक कर पाएगा, बीमारी होगी। तो इम्यूनिटी के बाहर जो सुरक्षा के घेरे हैं यानी बाउंड्रीज हैं, इनको क्या बोलते हैं? डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जब ये तीनों लाइन ऑफ डिफेंस को पैथोजन कोई जो है ना पेनिट्रेट कर देगा, तब जाकर के बॉडी के इम्यून सिस्टम पे अटैक करेगा और आदमी बीमार पड़ेगा। अदरवाइज ज़्यादातर पैथोजन से तो ये जो डिफेंस सिस्टम यही हमें बचा लेते हैं और बीमार नहीं पड़ते हैं हम। तो इन्नेट इम्यूनिटी में जो है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये मौजूद होते हैं। फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, जो बर्थ के बाद हम एक्वायर करते हैं, और ये जन्मजात मिले हुए हैं सिंस बर्थ। तो देखोगे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या आता है? सबसे पहले फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर। फिजिकल एनाटॉमिकल बैरियर में क्या, बॉडी को एक बैरियर के रूप में सबसे पहले कौन काम करता है? स्किन। तो बॉडी का जो एक्सपोज सरफेस है वो स्किन हो गया। स्किन में कई तरह की खूबियां होती हैं, इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। तो स्किन जो है पहले बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को आने से बचाता है। देखो पसीना होता है तो पसीने में नमक होता है, और वो साल्ट ही एंटी माइक्रोबियल यानी बहुत सारे माइक्रोब को मार देता है पसीने का नमक। सीबम निकलता है, स्किन से क्या निकला? स्वेट निकला, और जो ऑयल निकलता है क्या? सीबम। ये सब एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट रखता है, इन्फेक्शन रोकता है। तो स्किन हो गया, एंड क्या? म्यूकोसा। म्यूकोसा कौन? पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का म्यूकस मेम्ब्रेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का म्यूकोसा,
और क्या हो गया, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट का म्यूकोसा। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं ये भी अंदर जो है ना ब्लड में इंटरनल टिश्यूज में इन्फेक्शियस एजेंट को या पैथोजन को जाने से रोकता है। तो ये पहले बैरियर का काम कर लिया। अब स्किन कहीं कट जाती, घाव हो जाता है, तो क्या कहते हैं, घाव जब हुआ तो वहाँ पर ब्लीडिंग हुई, ब्लड निकला। तो ब्लड निकल रहा है तो क्या ब्लड में तो भाई ग्लूकोज भी है, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, आस पास के बैक्टीरिया खींच के चले आएंगे कि भाई इसका ब्लड बह रहा है, ब्लड में खूब खाने को आइटम मिलेगा। चलो, तो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए वो तो पूरे न्यूट्रिएंट दे दिया ब्लड ने। तो क्या कहेंगे, उसमें तुरंत एंटीसेप्टिक वॉश ड्रेसिंग कर दो। जैसे कि बीटाडीन बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो माइक्रोब्स जो आए भी होंगे वो क्या होंगे, उससे किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। एंटीसेप्टिक लगाने के बाद फिर क्या कहते हैं, उसको पट्टी से बांध दो कि स्किन जो खुली हुई है उस पर अब इन्फेक्शन सीधा जाने के लिए दरवाज़ा हो गया, तो बांध दोगे तो इन्फेक्शन आने के चांसेस कम हो जाएंगे। प्लस ओरल एंटीबायोटिक या इंजेक्टेबल भी देते रहते हैं कि एंटीबायोटिक असर से फिर भी अगर कोई इन्फेक्शन घुस जाए तो वो मरता जाए, और इन्फेक्शन नहीं होगा तो हीलिंग ऑफ वुंड्स तेज होता जाएगा, घाव तेज़ी से अच्छी से बढ़ता जाएगा। और किसी का शुगर अगर कंट्रोल नहीं है, डायबिटिक आदमी का ब्लड शुगर हाई है, तो वहाँ पर हाई शुगर जो होता है ना बहुत न्यूट्रिशन देगा बैक्टीरिया को, बाकी इन्फेक्शंस को। तो हाई शुगर में न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है बैक्टीरिया को, इसीलिए ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और एंटीबायोटिक का असर कम होता है, तो शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जब इन्फेक्शन कोई होता है, बाहर का माइक्रोब आता है, तो जो ब्लड की WBC है ना, फैगोसाइटोसिस करने के लिए नाचती हुई चली आती हैं। तो जो स्यूडोपोडियल मूवमेंट से नाचती हुई आती हैं साइड ऑफ इन्फेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, डायपेडेसिस। डायपेडेसिस इज द अमीबाइड मूवमेंट ऑफ WBC टुवर्ड द साइट ऑफ इन्फेक्शन टू एनगल्फ देम बाई फैगोसाइटोसिस। दूसरे चैप्टर से रिलेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ाया जाता है, वो 11th में है। तुमने वो पढ़ा ही नहीं, 11th में तुम्हें पढ़ाया नहीं, तो पीछे की जो गलतियाँ होती हैं वो आगे उसकी सज़ा मिलती है, क्योंकि पीछे की चीज़ें हर आगे अप्लाई होती हैं। मैं कई बार बताता रहता हूँ, तुम पीछे पढ़ाई नहीं अच्छी की, सोचो आगे हम जाके बड़ा अच्छा कर लेंगे, तो पीछे वाला जो छूट गया वो थोड़ी हो जाएगा। तो पीछे वाला का असर आगे तो होता है ना, आगे के सिलेबस पे। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि WBC डायपेटिस मूवमेंट करते हुए आकर के अटैक करती हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, और उनसे लड़ते लड़ते WBC मर जाती हैं सफ़ेद सफ़ेद, तो वही क्या बन जाता है, पस बन जाता है। तो पस सेल्स यानी डेड WBC का पाया जाना यह साबित करता है क्या, कि इन्फेक्शन हुआ होगा, तभी तो उनसे लड़ने के लिए WBC आई हैं। लेकिन ये सब बैरियर्स हैं, बाउंड्रीज हैं, जो इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। फिर भी अगर इन्हें पेनिट्रेट करके, बांध करके, लांग करके इन्फेक्शन पहुंच ही गया, तो आगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है। लेकिन अभी फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर है, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी तो होते हैं। जैसे कान की स्किन के ऊपर देखोगे क्या, सीबम, सेरुमेन, ईयर वैक्स रिलीज हो रहा है। आँखों में क्या निकल रहा है, टीयर्स में लाइसोजाइम है। ओरल कैविटी में क्या, म्यूकोसा में, तो वहाँ पर क्या है, लाइसोजाइम है। ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आएंगे। तो एक तो बता दिए फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर, दूसरे क्या होंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के एग्जाम्पल क्या हुआ है, सिक्रीशंस, जैसे क्या, सेरुमिन। सेरुमिन क्या है, ईयर वैक्स है, ये भी इन्फेक्शन को फंसाने की कोशिश करेगा। और क्या, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एक्शन रखता है। ये कहाँ होता है, इन टीयर्स, आंसू में, आई सिक्रीशंस में, एंड सलाइवा में। और क्या,
गैस्ट्रिक जूस का एसिडिक पीएच, बाइल का एल्केलाइन पीएच, ये सब एंटी माइक्रोबियल हैं। और बॉडी की अपनी गर्मी जो होती, बॉडी टेम्परेचर, ये भी लड़ता है कुछ हद तक माइक्रोब्स से, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन स्ट्रांग है तो इन सब को बांधता हुआ अंदर पहुंच गया। तो अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बाद कौन बचता है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो फिर इन पैथोजन से लड़ेगा और बॉडी को बीमार होने से बचाएगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में पहले सेलुलर बैरियर्स, यानी कुछ सेल्स जो इन्फेक्शन पे अटैक करेंगी। इनमें क्या हुई? फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजेस ये मोनोसाइट्स होती हैं जो एनलार्ज करके ऐसे सीडोपोडियल हो जाती हैं, सीडोपोडिया के बीच में फंसा के इन्फेक्शन को अंदर खा के गला देती हैं। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक होती थी, ये जो है ना इन्फेक्शन को निगल करके उसको पचा देंगे, ख़त्म करेंगे। ये क्या होती है? ये वाइट ब्लड कार्सल्स होती, तुम्हें पता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। दूसरी होती है एनके सेल्स, यानी नेचुरल किलर सेल्स। इन्हें NTNB सेल्स भी बोलते हैं, यानी नॉन टी, ना तो ये टी हैं और ना ही ये बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट दो तरह की लिम्फोसाइट होती, लेकिन ये दोनों नहीं, उनसे अलग कुछ हैं, ये कहने का मतलब है। तो इनको NK सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? दीज रिलीज द परफोरिन्स, और परफोरिन जो होता है ये माइक्रोब है जो इन्फेक्ट किया हुआ है, इन्फेक्शियस माइक्रोब। इसके सेल मेम्ब्रेन पे या सेल वॉल पे क्या करेगा? ये परफोरेशन बना देगा, और इन परफोरेशन से क्या होता है कि बाहर का टिश्यू का वाटर एंट्री करता है, और गुब्बारे की तरह ये क्या करेगा? स्वेल करके बर्स्ट कर जाएगा। परफोरेंस रिलीज्ड बाय द नेचुरल किलर सेल विल कॉज द परफोरेशन ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द इन्फेक्शियस पैरासाइटिक सेल माइक्रोब। By these perforations, the surrounding water will enter, causing the swelling of this microbial cell, and it will burst and will be killed. और इस तरह से इन्फेक्शन को आगे नहीं फैला पाएगी। तो ये बताए सेलुलर बैरियर्स सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में। दूसरे बैरियर्स हैं इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स।
तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन जिसका सिंपल इंग्लिश में मतलब होता है जलन, जलन। लेकिन बॉडी के लिए इन्फ्लेमेशन क्या है? सिर्फ जलन नहीं है, बॉडी में जलन भी होगी, सूजन भी होगी, लाल पड़ जाएगा, बुखार हो जाएगा, ये सब इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन क्या है? इट इज़ एन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स और इंजरी। अब अगर हम इंजरी की बात किए, इंजरी का मतलब क्या? चोट। तो इंजरी का मतलब मेडिकल सेंस में सिर्फ इतना नहीं कि घाव हो जाए, ब्लीडिंग, उसको इंजरी बोलते हैं। कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो बायोलॉजिकल इंजरी है। तेजाब से, केमिकल से कोई जल गया तो वो केमिकल इंजरी है। और अगर कोई जो है ना आग से जल गया तो वो क्या हुआ? थर्मल इंजरी, एक तरह की फिजिकल इंजरी। और किसी में कुछ चुभ गया, ब्लीडिंग हो गई तो वो क्या हुआ? मैकेनिकल इंजरी है। किसी भी तरह की इंजरी हो, बॉडी में जहर हो या इन्फेक्शन हो, टॉक्सिन हो, तो उसके अगेंस्ट बॉडी का इम्यून सिस्टम एक रिस्पॉन्स देता है, जिसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन। और यही इन्फ्लेमेशन अगर बहुत हाई ग्रेड का हो जाए तो उसको कहते हैं एलर्जी। तो इन्फ्लेमेशन के मेडिएटर्स क्या होते हैं? इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स आर द हिस्टामिन, और ये एलर्जी का भी मेडिएटर होता है। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हिस्टामिन हो गया। हिस्टामिन क्या करता है? ये वैसोडाइलेटर है, यानी ब्लड वेसल जो ऐसी थी इसको डायलेट करके ज़्यादा चौड़ा कर देगी। तो चौड़ा क्यों कर देगी? क्योंकि डायलेट होने से ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी तो वहाँ पर WBC की भी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो वो जो है इन्फेक्शन वाले एजेंट्स को आसानी से लड़ करके मार के निकल सकते हैं। इसके लिए इंतज़ाम किया गया है। प्लस ये ब्लड वेसल्स की वॉल की परमेबिलिटी बढ़ देती है। तो एन इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स की वॉल की परमेबिलिटी बढ़ा देना और उसको चौड़ा कर देना, ये इसका इफेक्ट होता है। तो क्या होगा? परमेबिलिटी बढ़ गई तो ब्लड का कुछ प्लाज्मा लीक आउट करके बाहर गिर जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? स्वेलिंग होगी। तो वैसोडाइलेशन हुआ तो उससे क्या होगा? ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो लाल पड़ जाता है, रेडनेस। तो हिस्टामिन का इफेक्ट क्या आएगा? रेडनेस आएगी एंड स्वेलिंग आएगा इन्फ्लेमेशन में। प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स IL, तो इससे क्या होता है? इससे होता है फीवर एंड पेन, बुखार, दर्द, लाल पड़ जाना, सूजन होना, यही क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन है। अगर बुखार और दर्द हुआ है तो इसी से तो हमें पता चला ना कि बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही, तो कम से कम हम इलाज तो कराएंगे, वजह जान करके एंटीबायोटिक लेके इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगे। इसलिए बॉडी की ये प्रोटेक्टिव फिनोमेना है कि इनके ज़रिए बॉडी अपने आप को सुरक्षित करती है इन्फेक्शन से। ये फीवर जो हुआ ना, थोड़ा टेम्परेचर हाई किया तो उस हाई टेम्परेचर से माइक्रोब्स क्या हो और मरेंगे गर्मी से। लेकिन तब तक आप पता लगाओ और फीवर को उतारने की दवाइयाँ पैरासीटामोल लो, नहीं तो हाई टेम्परेचर से अपने ही एंजाइम जो है ना टूटने लगेंगे और आदमी बुखार से और ज़्यादा शरीर खराब हो जाएगा। तो ये अलार्म सिग्नल्स हैं जो ये बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन एजेंट्स या नुकसानदायक चीज़ पनप रहा है, आप पता लगा कि इनको ठीक करो। तो जो भी हम बुखार की दवाइयाँ लेते हैं या दर्द की दवाइयाँ लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल है, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर ही होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज जो है ना वो कम कर देता है तो बुखार डाउन हो जाता है। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में
एक तो क्या हो गया, सेलुलर बैरियर्स हो गए, दूसरे क्या हो गए, इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स हो गए, और इन्हीं इन्फ्लेमेटरी से रिलेटेड है तीसरे क्या, साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन क्या होते हैं? साइटोकाइंस जो है ना, ये लोकल और स्मॉल हार्मोन लाइक केमिकल्स होते हैं। जैसे साइटोकाइंस मीन्स सेल से निकलने वाले, जैसे क्या है, ल्यूकोसाइड से निकलने वाला ल्यूकोट्राइन हो गया, इंटरल्यूकिन्स हो गए, ल्यूकोट्राइन्स ये साइटोकाइंस हैं। और अभी एक जो बताया था क्या, इंटरल्यूकिन्स, जो इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स में बताए थे, INF, इंटरफेरोन एटसेट्रा। तो इनमें इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? ये होते हैं एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो वायरल इन्फेक्शन होने पर रिलीज होते हैं बॉडी में, और जो बची हुई सेल्स हैं उनको वायरस के अटैक से बचाती हैं। दीज प्रिवेंट अनइन्फेक्टेड सेल्स, किससे? फ्रॉम वायरसेस। तो एक सेल जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उसी सेल से ये इंटरफेरॉन निकलेगा कि उसके बगल के पड़ोस वाली सेल्स बच जाएं। तो एडजेसेंट अनइन्फेक्टेड सेल्स को वायरस से बचाने का काम करते हैं इंटरफेरॉन्स, INF। तो इनको जो है इसलिए कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन हैं और एंटीवायरल एक्शन करते हैं। ये सब साइटोकाइंस होते हैं। अभी ये जो इंटरल्यूकिन हमने बताया, अगर तुम्हारे जान पहचान में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट रहे हों तो देखो, हो सकता है कि उनका ये जांच कराया गया रहा हो, IL-6 कहते हैं, इंटरल्यूकिन 6। कोविड पॉजिटिव के पेशेंट्स में कई इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की जांच कराई जाती थी। अभी यहीं पर मैं तुम्हें बता दूं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स टेस्टेड इन कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स। इसमें CRP की जांच कराई जाती थी, C रिएक्टिव प्रोटीन। इससे अंदाज़ा लगेगा इन्फ्लेमेशन कितनी ज़्यादा है। और IL-6 इंटरल्यूकिन 6 की जांच, सीरम फेरेटिन, इसकी जांच कराई जाती थी। ये मेन है। इसके अलावा और भी कुछ प्रोकैल्सिटोनिन की भी जांच कराते थे, ये पता लगाने के लिए कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स में सेप्टिसीमिया होने के कितने चांसेज हैं कि जनरलाइज इन्फेक्शन हो जाए। इन सबको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। और जिनमें ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं तो उसको बोलते हैं कि साइटोकाइन स्टॉर्म आ गया। ये साइटोकाइंस हैं IL-6, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी तूफान जैसे आ गया। साइटोकाइन स्टॉर्म से बहुत से कोविड पेशेंट्स की मौत हो सकती थी। लेकिन आई सैल्यूट टू दोज डॉक्टर्स, मैं ऐसे कई पेशेंट जानता हूं जो लगभग मौत के करीब थे, और अभी तक जो है ना 2-2, 3-3 महीने से लगातार पेशेंट एडमिट हैं, और उनको बचा लिया डॉक्टरों ने अपने काम से, रातों दिन की मेहनत से। उनको तो आप जानते हो जो चले गए, नहीं बचे। क्यों? उसकी वजहें कई हो सकती हैं, लेकिन मैं उनको देख रहा हूँ कि जिनको बिल्कुल बचने की उम्मीद ही नहीं थी, लगता था कि 5% भी चांस नहीं है, और अभी वो 95% ठीक हो चुके हैं। ऐसे में कई डॉक्टर्स और पेशेंट के कांटेक्ट में हूँ जिनके लंग्स 90% डैमेज हो चुके थे, और अभी जो है ना वो लंग्स 75% ठीक हो चुके हैं। जिसका जो है ना सीवियरिटी स्कोर 25 आउट ऑफ द 25, 25/25 जिनका लंग्स का सीवियरिटी स्कोर था HRCT कराने पर, वो धीरे धीरे करके अभी जो है ना
10/25 हो गए, यानी अब वो लगभग ठीक होने के कगार पे हैं। यहाँ तक कि गर्दन में काट करके ट्रैकिया काट करके सीटी लगा के ट्रैकियोस्टोमी करके लंग्स को ऑक्सीजन पहुँचाएगी। नाक से ऑक्सीजन दी गई, मुंह से दी गई, यहाँ गर्दन से 3-3 रास्तों से ऑक्सीजन दे करके, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा करके, स्टेरॉइड दे करके, कैसे भी करके लंग्स को हील कराने की कोशिश की गई। ईश्वर ने डॉक्टर्स को जरिया बनाया, चिकित्सा विज्ञान को जरिया बनाया कि इन बीमार लोगों को ठीक करिए। यही सब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं। तो मैंने बताया था कि जब कोविड का वायरस, कोरोना वायरस लंग्स में पहुंच जाता है तो लंग्स की जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनसे जो है ना ये निकलते हैं इंटरल्यूकिन 6, इंटरफेरॉन्स और कई तरह के साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, ये वायरस से लड़ने के लिए निकलते हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि आपकी दीवार घर है और घर के अंदर कई लोग लड़ रहे हैं, तो जो भाला फेंक के मारा जरूरी थोड़ी कि वो दुश्मन के ऊपर पड़ेगा, वो आपकी दीवार पे भी तो पड़ सकता है ना। तो दीवार जो फेफड़े की हैं उन्हीं पर अटैक ये करने लगते हैं। तो लंग्स का नुकसान वायरस ने कम, बल्कि इन जो है ना वायरस से लड़ने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो ज़्यादा किए रहते हैं। उससे क्या होता है, लंग्स पूरी जो है ना स्वेलिंग हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं कि वो कोविड इंड्यूस्ड न्यूमोनिया है। इतना ज़बरदस्त जो है इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है लंग्स में कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो दब गई अंदर सूजन से और वो ऑक्सीजन ले ही नहीं सकती, तो SpO2 बहुत डाउन होने लगता है। और एक्सरे में जब देखते हैं चेस्ट को तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आता है कि कहीं पर उसके काले जो ब्लैक लंग्स नॉर्मल नज़र नहीं, चेस्ट कॉर्नर्स कुछ नज़र ही नहीं आ रहे हैं। और इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा हो गया कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जा करके जमा हो जा रहा, लंग्स से पानी भर गया, पल्मोनरी इफ्यूजन बोलते हैं, ये सब कंडीशन। तो कैसे भी करके बाहर ही ऑक्सीजन दे करके कुछ तो बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब तक जब तक कि स्टेरॉइड्स और बाकी दवाइयों की मदद से लंग्स की सूजन कम होती जाए। जैसे जैसे सूजन कम होती जाएगी उसकी कैपिलरी जो ऑक्सीजन लेने की अवस्था में आ जाएंगी, वैसे वैसे पेशेंट ठीक होते जाएंगे। ये बिल्कुल नई तरह की बीमारी थी जिसके बारे में किसी को कोई पुरानी हिस्ट्री और आइडिया नहीं थी। इसके बाद भी रातों दिन डॉक्टरों ने मेहनत करी और डॉक्टरों की वो हालत हो गई जैसे कि एक बैल के ऊपर 5 गुना बोझा डाल दिया जाए। इन्हीं में जो मैंने बताया सी रिएक्टिव प्रोटीन है, सीरम फेरेटिन है, और क्या बताया इंटरल्यूकिन 6 है। इनके साथ साथ डी डाइमर की भी जांच कराई जाती है जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर एक तरह का ये भी है। और ये बताता है कि फाइब्रोसिस यानी ब्लड के क्लॉट करने की टेंडेंसी कितनी है। तो अगर ये बढ़ रहा है यानी ब्लड में क्लॉट हो रहा होगा तो ब्लड को डाइल्यूट करने के इंजेक्शन दवाई दी जाती, नहीं तो कोविड पॉजिटिव पेशेंट डी डाइमर जिनमें बड़ा होता है, ब्लड क्लॉटिंग करने से हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी ज़रूर जांच कराई जाती है। तो सेलुलर बैरियर हो गए, इन्फ्लेमेटरी बैरियर हो गए, फिर साइटोकाइन बैरियर हो गए, और एक होता है बैरियर जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में भी आता है। ये क्या होते हैं? दीज आर ऑलमोस्ट मोर देन 30 प्लाज्मा प्रोटीन्स विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस या अगेंस्ट पैथोजेंस। बीमारी कॉज करने वाले एजेंट से लड़ने का एक सिस्टम होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब उसके तरीके क्या क्या होते हैं? कई होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, और एक एग्जाम्पल होता है ऑप्सोनाइजेशन।
ऑप्सोनाइजेशन में माइक्रोब जो होता है, जैसे एक बैक्टीरिया आ गया तो उसके चारों तरफ जो है ऑप्सोनिन प्रोटीन की एक लेयर जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन डिपॉजिट करा देती है, तो उससे फैगोसाइटोसिस सेल्स अट्रैक्ट हो जाती हैं और उसको निगल जाती हैं। लेकिन ये कुछ हाई लेवल की पैथोलॉजी डॉक्टरों की हो गई। मेडिसिन सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, पैथोलॉजी का सब्जेक्ट, वहाँ पर ये सब बहुत डिटेल में आता है। तुम्हें तो बहुत एनसीईआरटी के इर्द गिर्द रहना है। एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा सा बढ़ा करके पढ़ाते हैं सब। तो ये रहा इन्नेट इम्यूनिटी, और नेक्स्ट क्लास में हम तुम्हें पढ़ाएंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और अभी अनम्यूट कर देते हैं, जिसको जो पूछना होगा पूछ लेंगे।